नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईईसीपी ट्रीटमेंट और डायबिटीज़ के बारे में। क्या ईईसीपी ट्रीटमेंट से डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? क्योंकि अक्सर जो पेशेंट डायबिटिक भी होते हैं, जब उनको हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट की पंपिंग कम होती है और वो ईईसीपी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उनका शुगर काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, उनकी दवाएं भी कम हो जाती हैं। ये आमतौर पे सभी पेशेंट्स के साथ देखा जाता है। लेकिन किस हद तक ईईसीपी ट्रीटमेंट डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हेल्प कर सकता है? कितने सस्टेनेबल रिजल्ट रहेंगे? और ऐसा क्या साथ में किया जा सकता है कि डायबिटीज़ को पूरी तरह से रोका जा सके, या किस तरह के पेशेंट हैं जो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, डायबिटीज़ टाइप 2 होता क्या है, उसमें जो कंडीशनिंग होती है वो कंडीशनिंग क्या होती है। देखिए, डायबिटीज़ टाइप 2 एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मतलब कि हमारा शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन हमारा शरीर ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। हमारी जो मसल्स हैं, जो स्केलेटन मसल्स हैं और जो शरीर की बाकी मसल्स हैं, वो ग्लूकोज को अपटेक यूज़ नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसी को हम डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं नॉर्मली। तो इसमें एक जो चीज़ है जिसको कि लोग इग्नोर कर जाते हैं, कि शुगर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है। और कितना बढ़ा हुआ है? कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन का लेवल, इसी को हम नॉर्मली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी इंसुलिन बना रही है लेकिन बॉडी इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया कि डायबिटीज़ टाइप 2 में ग्लूकोज का जो अपटेक है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। अब जब हम ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसको कि हम एक एक घंटे का ट्रीटमेंट लगभग 35 से 40 दिन तक देते हैं, तो ईईसीपी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ की जो ईईसीपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एक तरह का पैसिव एक्सरसाइज है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इससे हमारे शरीर में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है वो लगभग 51.9% तक बढ़ जाता है। अब देखिए, 51.9%, लगभग 1.5 गुना, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप अपने से कितना भी अच्छा डाइट फॉलो करें, लाइफस्टाइल को फॉलो करें, केवल और केवल एक पैसिव एक्सरसाइज, 1 घंटे की एक्सरसाइज के साथ में आप इतना अच्छा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो होता है कि हमारे बॉडी की जितनी भी वेस्कुलर हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। चाहे वो इन्फ्लामेशन की वजह से हो, चाहे हमारे बॉडी में क्लॉटिंग हो रही हो, या हमारे बॉडी की जितनी भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसकी जितनी भी आर्टरीज हैं, उसकी जो इनर लेयर है, एंडोथेलियम लेयर, उसकी सेहत अच्छी हो जाती है। और जब सेहत अच्छी होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का बढ़ा हुआ लेवल हमारे बॉडी में 2 काम करता है। पहला काम करता है आर्टेरियोजेनेसिस, जो पुरानी आर्टरीज हैं पहले से ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, उनकी ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो केवल हार्ट की हम बात करें तो हार्ट में जब पुरानी आर्टरीज हैं, जब वो चौड़ी हो जाती हैं, तो पेशेंट को जो चलने में पेन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, उसमें उसको आराम हो जाता है, जिसके लिए पेशेंट नॉर्मली आते हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि उनको जो एंजाइना हो रहा है उसमें आराम मिल जाए। इसके अलावा जो दूसरा फायदा ये होता है कि बॉडी के जितने बाकी वाइटल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि जब हार्ट का पेशेंट हार्ट का ट्रीटमेंट लेने आता है ना, तो उसको बाकी ऑर्गन्स में क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, वो डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उसकी सेहत से फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छा है नहीं है उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गन ऐसे होते हैं जो डैमेज हो तो रहे हैं, लेकिन उसका हमको कोई सिम्टम्स नहीं है। जब सिम्टम्स नहीं होता तो हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अगर हम कभी बैठ के मॉनिटर करें कि हम पहले सारे टेस्ट कर लें, फिर ईसीपी के बाद अगर हम टेस्ट करें, जैसे किडनी है, अगर हम अपना फिल्ट्रेशन चेक करें कि हमारा फिल्ट्रेशन कितना इंप्रूव हो रहा है, राइट, हमारा जो एक्सक्रिएशन है, यूरिया क्रेटिनिन है, वो किस तरह से पहले जो बढ़ा हुआ था कम हो रहा है, अगर हम हर चीज़ को मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। तो पहली चीज़ क्या होती है, पुरानी आर्टरीज चौड़ी हो जाती हैं, ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है, हमारे हार्ट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से हमारे बॉडी में जो पहले से बनी हुई आर्टरीज हैं जो एक्टिवेटेड नहीं है, वो क्या होने लगती हैं, एक्टिवेट होने लगती हैं। और ये प्रोसेस हमारे बॉडी के हर एक वाइटल ऑर्गन्स में होती है। तो इसका जो ओवरऑल फ़र्क पड़ता है वो ये फ़र्क पड़ता है कि बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई जो पहले हो रही थी, वो लगभग 20 से 25% ब्लड सप्लाई तो बढ़ ही जाती है, इसमें कोई डाउट की चीज़ नहीं है। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो जैसे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में फ़र्क पड़ता है, तो क्या होता है, वहाँ की इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव हो जाती है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का अपटेक है वो इंप्रूव हो जाता है। कोई और कारण नहीं है, केवल कारण ये है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई, ऑर्गन की फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक सुधर गया। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ होती है वो हमारे शरीर के जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं। एडिपोज टिश्यूज़ बेसिकली वो टिश्यूज़ हैं जहाँ पे हमारे फैट्स स्टोर होता है, और फैट स्टोर होता है, और वहाँ पे एक तरह का प्रोटीन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं GLUT4, मतलब इसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 4 कहते हैं। अब ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो प्रोटीन है, ये नॉर्मली हमारे जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वहाँ से रिलीज होता है। अब ये जो प्रोटीन है जिसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कह रहे हैं, ये ग्लूकोज
कि ग्लूकोज के अपटेक को इंप्रूव करने के लिए सबसे जरूरी चीज है। मतलब अगर हम बॉडी के नेचुरल मेथड की बात करें तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो अपटेक है वो तभी अच्छा होता है जब हमारे बॉडी में ये जो GLUT4 जो प्रोटीन है ये हमारे बॉडी में अच्छे से बन रहा होता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो हमारे बॉडी में जो हमारे एडिपोज टिश्यूज हैं वहां पे इस जो प्रोटीन है इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। लेकिन EECP ट्रीटमेंट की वजह से केवल और केवल नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन के अलावा हमारे बॉडी में करीब 47% GLUT4 जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ये सारी की सारी चीजें रिसर्च पेपर और क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रूव की जा चुकी हैं। और 47% जब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंडेक्स है वो सुधर जाता है। अगर मैं एक एवरेज बात करूं जो रिसर्च में देखा गया है कि जब पेशेंट्स को EECP का ट्रीटमेंट दिया गया, एक एक घंटे का 35 से 40 डेज तक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो जो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंडेक्स है वो लगभग 21% इंप्रूव हो जाता है। 21% बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं बात करूं तो जो पेशेंट अर्ली स्टेज डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जैसे कोई पेशेंट मान लीजिए कि अभी 2-4 साल से ही डायबिटिक है और उसका अभी शुगर बहुत ज़्यादा बिगड़ा भी नहीं हुआ है, नॉर्मल रेंज में रहता है, उसकी दवाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती, तो ऐसे पेशेंट्स को जब ECP का ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो उनका इतना बढ़िया से मतलब कंट्रोल डायबिटीज़ का होगा कि अगर वो थोड़ा सा एफर्ट लगा लेंगे तो हो सकता है उनकी डायबिटीज़ वहाँ से रिवर्स भी हो जाए। लेकिन केवल और केवल ECP ट्रीटमेंट की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट देख पाना, इट्स द काइंड ऑफ मिरेकल। ये आम आदमी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। इसीलिए अर्ली स्टेज में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको शुरू में लगता है कि यार उनकी तो डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल हो गई, क्योंकि 21% इंसुलिन सेंसिटिविटी इंडेक्स कम होने का मतलब यह है कि लगभग इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उनकी बॉडी से 21% क्या हो गया है, कम हो गया है। और ग्लूकोज का अपटेक जो है पहले से बहुत अच्छा हो जाता है। अगर एक मैं नटशेल में बात करूं तो ये सब चीज़ें होने की वजह से हमारे बॉडी में जो लगभग फास्टिंग शुगर का लेवल है वो लगभग 17 mg/dl कम हो जाता है। और जो PP है पोस्ट प्रैंडियल, खाने के लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद जो हमारा एवरेज शुगर लेवल होता है वो लगभग हमारे बॉडी में 28 mg/dl तक कम हो जाता है। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें ऑलरेडी रिसर्च पेपर में पब्लिश हो चुकी हैं। और जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो साथ में मैं इन दोनों रिसर्च पेपर के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं अपने हार्ट की बीमारी के इलाज के लिए EECP ट्रीटमेंट को चूज़ करते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि उनको फ़ायदा जो होगा वो हार्ट में होगा। लेकिन उसका जो एक बहुत बड़ा जो रिजल्ट आता है वो होता है उनके डायबिटीज़ के कंट्रोल में। उनकी सेलुलर हेल्थ अच्छी होती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, उनका शुगर पहले से बहुत अच्छा कंट्रोल होने लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें अचीव होती हैं EECP ट्रीटमेंट की वजह से। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि डॉक्टर्स के पास भी जो होता है कि वो जब ECP के बारे में कंपैरिजन भी करते हैं। अगर मैं बात करूं उन डॉक्टर्स की जो EECP को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब वो इसको सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन वो कभी इस तरह की रिसर्च के बारे में ना पढ़ते, ना कभी उसके बारे में एनालिसिस करते, ना डिस्कशन करते। अगर आपको डायबिटीज़ है आप दवा खाओ, अपने शुगर को कंट्रोल करो, इसके आगे उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहे, वो अच्छे से शरीर में काम करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ पे काम करें। तो EECP ट्रीटमेंट का केवल एक दायरा नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशन में काम करता है और हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स होते हैं, ये लंबे टाइम तक काम करता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपने उस पार्ट पे काम नहीं किया तो हो सकता है 1 साल के बाद या हो सकता है 2 साल के बाद आप वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी, आपका फिर से डायबिटीज़ वहीं पहुंच जाएगा। तो साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को रूट लेवल से रिवर्स करें तो जो चीज़ें मैं कहता हूं कि आप अपने डाइट में चेंजेस करें, जो आप डाइट लें वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो, और आप अपने डाइट में हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना शुरू करें, जिससे कि हमारे बॉडी को जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो पर्याप्त मिले। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 प्रोटीन होता है वो हमारे एडिपोज टिश्यूज से निकलता है। और जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो फैट्स को स्टोर करते हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो सबसे अच्छा फैटी एसिड है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जिन सोर्स में पाया जाता है उसमें नट्स हैं, फिश ऑयल है, लेकिन ये फिश समुद्री फिश का ऑयल होना चाहिए। जो फार्म फिश होती है उसमें ओमेगा 6 पाया जाता है, ना कि ओमेगा 3। उसमें ओमेगा 3 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम बात करें जो हमारे खाने में एक सबसे अच्छी चीज़ है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता है, तो वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में 60% मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो अगर आप 1 टेबल स्पून आप कोल्हू का तेल इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, हालांकि इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। अगर आप US में जाएंगे, आप कनाडा में जाएंगे, यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, तो वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल बैन है और इसके बारे में अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज है। लेकिन अगेन मैं बताऊँ, कंट्रोवर्सी होना और रिसर्च होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 2008
2008 से लेकर के अभी तक में लगभग 250 से ज़्यादा रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें ये प्रूव किया गया कि जिसकी वजह से सरसों के तेल को बदनाम किया गया कि इसमें 40 से 50% यूरेसिक एसिड होता है और ये हमारे बॉडी में जाकर के अलग अलग तरह के डैमेज क्रिएट करता है, एक्चुअल में एक मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है। और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड को हमारी बॉडी अच्छे से यूज़ कर लेती है और इसमें ओमेगा 3 जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है और ये हमारे जो एडिपोज टिश्यूज़ की हेल्थ है उसको अच्छा रखने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। पर्सनली मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब डायबिटीज़ रिवर्सल के प्रोग्राम जब रन करते हैं तो जब पेशेंट्स को हम इस तरह का ऑयल कंज्यूम करने के लिए कहते हैं, साथ में हम उनको हेल्दी फैट्स लेने के लिए कहते हैं, हेल्दी सीड्स जो कि उनके डाइट का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, उनको हर दिन कंज्यूम करना होता है। उसकी वजह से कुछ दिनों में अपने आप कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते लेकिन इन सब चीज़ों को अपने रूटीन में ज़रूर जोड़ लेते हैं, तो देखते हैं उनको बहुत अच्छा फर्क दिखाई देता है, उनका शुगर का लेवल बहुत अच्छे से रेगुलेट होने लगता है। और अगर आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप सही ऑयल सही फैट चूज करें जिससे एडिपोज टिश्यूज़ की हेल्थ अच्छी हो। ईईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है वो 51.9% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वेस्कुलर हेल्थ अच्छी हो जाती है। और जो तीसरी चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया, केवल और केवल ईईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से एडिपोज टिश्यूज़ में जो GLUT4 प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जब ये प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हमारा ग्लूकोज अपटेक अपने आप बढ़ जाता है। मैंने आपको अभी बताया इंसुलिन सेंसिटिविटी इंडेक्स जो है वो 21% बढ़ जाता है और ये सारी की सारी चीज़ें क्लिनिकली प्रूवन है। तो अगर आप ईईसीपी ट्रीटमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो आप उसको केवल इस तरह से मत देखिए कि मेरी केवल हार्ट की हेल्थ को फायदा करने जा रहा है, या हो सकता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, आप डायबिटिक हो और आप एक ऐसा रिलायबल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि आपको लगता है कि मुझे कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो मेरे डायबिटीज को जड़ से ठीक कर सके, तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए मैजिकल हो सकता है और आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यहीं पे इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे इस वीडियो में आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।